सर, शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। जब हम मंडे को क्लोज हुए तो दोनों देशों के बीच में पहली दौर की बैठक शुरू होने वाली थी। थोड़ा बाजार में ऑप्टिमिज्म आया कि शायद सीज फायर हो जाए या फिर कुछ सहमति बन सके, पर उसके बाद जब आज सुबह की हम स्थिति देख रहे हैं, गोलीबारी भी बढ़ चुकी है, कमोडिटीज में बड़ा एक्शन आ गया। तो सबसे पहले तो ये जो चल रहा है पिछले कुछ घंटों का डेवलपमेंट है, ये समझाएं सर। और इस डेवलपमेंट से जो जो नेगेटिव बाजार ले रहा है, जिसका इंपैक्ट इस समय हम देख रहे हैं, वो क्या है? दीप, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि जब हम परसों बाजार में बंद हुए थे 3:30 बजे और उससे लेकर अब तक की जो खबरें आई हैं, उन खबरों में बहुत ज़्यादा कोई अच्छा हुआ हो वैसा है नहीं, और जो अच्छा नहीं हुआ है वो भी बताना ज़रूरी है, और जो कुछ अच्छा हुआ है वो भी बताना ज़रूरी। तो एक ये कर लें, ये समझ लें कि एक समअप के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा क्या क्या हुआ है। अच्छा, पहले चलिए खराब सी बात कर लेते ताकि जब समअप करें तो मूड अच्छा रहे, ये कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही। तो पहले खराब चीज़ें तो ये कि 7 दिन हो गए, लड़ाई अभी भी बरकरार है, कहीं कोई इसके रुकने थकने के संकेत आते नहीं दिख रहे। तो सबसे पहला संकेत तो वहीं से है कि अभी भी लड़ाई का कम होने के या खत्म होने के संकेत है नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि आमतौर पर हम समझते हैं कि इस तरह के माहौल में 2-3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन लड़ाई कम भी नहीं हो रही है, और कहीं कहीं तो और तेज़ी आने के भी आसार दिख रहे हैं, स्पेशली रूस की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी अपने हिसाब से उनकी खबरें आती दिख रही है कि हम जो एक्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी ओर एक और जो डेवलपमेंट आया है वो ये कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो सकता है। नेटो में शामिल होने को लेकर रूस को हमेशा से दिक्कत रही थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के अगर संकेत आते हैं और इस तरह की संभावनाएं बनती, वो भी रूस पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इससे यूक्रेन की ताकत बढ़ती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनता है और यूक्रेन चाहता भी है कि उसे तुरंत प्रभाव से इसका सदस्य बनाया जाए, अगर ऐसा होता है दीप, तो जाहिर सी बात है कि रूस को पसंद नहीं आएगा। रूस इसके लिए कहीं न कहीं और तनाव बढ़ाने का काम कर सकता है। एक और बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है कि जो मिलिट्री ड्रिल्स चलती हैं, अब तो ड्रिल्स की अब तो एक्चुअली एक्शन नहीं हो रहा है। ड्रिल्स तो एक हफ्ते पहले हुई थी, जिसकी हम बात भी कर रहे थे कि शनिवार को, ये नहीं, इसके पिछले वाले शनिवार को पुतिन साहब ने ड्रिल्स की थी। लेकिन ड्रिल्स के बाद अब जो ड्रिल्स हुई है वो नॉर्मल ड्रिल्स नहीं है, वो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ में रशिया ने ड्रिल्स की है। तो ये थोड़ा सी चिंता वाली बात है कि रशिया साफ साफ दुनिया को संकेत दे रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर हम परमाणु हथियार उठाने से, उसका इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं। और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन यही है। टेंशन ये है कि एक, कहीं दो देशों के बीच का वॉर धीमे धीमे करते हुए वर्ल्ड वॉर में बदल न जाए, पहली चीज़ तो ये। और अगर वर्ल्ड वॉर में बदल भी जाता है तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड वॉर तक भी ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर में बदल गया तो क्या, क्योंकि तब किसी एकाध देश का नुकसान नहीं होगा, दुनिया का भारी नुकसान हो सकता है। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही है, जो रशिया साफ संकेत दे रहा है कि पहली चीज़ तो है कि हम रुकने वाले हैं नहीं, और दूसरी चीज़ है कि ज़रूरत पड़ने पर, और अब सब लोग, पहले सब लोग ये सोचते थे कि पुतिन साहब क्या करेंगे, ठीक है, कहने की बात अलग होती है, हाथी के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। लेकिन अब सबके मन में कहीं न कहीं डर तो यह है कि जिस तेजी से और जिस मजबूती से पुतिन युद्ध के बारे में आगे बढ़े हैं, जिन जिन चीज़ों को लेकर लोगों ने कहा कि ये वो नहीं करेंगे, उन्होंने वो सारी चीज़ें की है। तो वो वैसे ही वाला हाल है जो आपने, कौन सी वो मूवी आई थी, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सलमान खान की थी कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता हूँ वो तो पक्का ही करता हूँ। पुतिन साहब आजकल उसी फॉर्मेट में लगे हुए हैं। तो इसलिए अब सबको डर ये है कि अगर पुतिन साहब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने से वो डरेंगे नहीं, तो मुझे लगता है इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा जो टेंशन है दुनिया में और दुनिया के बाजारों में, वो ये है कि अगर आप न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं तो कहीं कहीं वो एकदम साफ संकेत दे रहे हैं कि हमारे ये हथियार भी तैयार है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी का असर दीप, अगर आप कल देखें तो भारी भरकम होता हुआ दिखा है। जो कमोडिटीज़ के दाम हैं बहुत तेज़ी से उछले हैं। कच्चे तेल के दाम आप देखिए $160 के पार पहुंच गए। युद्ध हो ना हो, हमारे लिए तो कच्चे तेल के दाम $160 पहुंचना अपने आप में ही बहुत भारी भरकम नुकसान की बात है। सोने चांदी के दामों में तेज उछाल आती हुई दिखी है, ये एक और नेगेटिव है। इसके साथ ही बॉन्ड यील्ड्स बहुत तेज़ी से घटी है, और इसको समझना होगा दीप, इक्विटी मार्केट के लिहाज से ये बेहद ख़राब है। क्योंकि क्या होता है, वैसे आमतौर पर आप ये कहते हैं कि सस्ती ब्याज दरें, नीची ब्याज दरें इक्विटी मार्केट में तेज़ी का काम करती है। जी हाँ, करती है, बिल्कुल करती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो ब्याज दरें घटनी चाहिए इस लिहाज से कि इकोनॉमी में डिमांड कम है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, कंजम्पशन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, इसलिए ब्याज दरें कम रखी हुई ताकि सिस्टम में पैसा जाए, लोग उधार लें।
नया बिजनेस शुरू करने के लिए, अपने वर्तमान बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या कंज्यूमर खरीदारी करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर पैसा लेकर खर्च करें ताकि इकोनॉमी में गति आए। लेकिन अभी जो बॉन्ड यील्ड घटे हैं वो इस डर में घटे हैं कि अगर दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है, राइट, और अगर ऐसी अनिश्चितता में आपको अगर कहीं रहना चाहिए तो वो इक्विटी नहीं है, वो ऐसी एसेट क्लास नहीं है जो कि रिस्की है, वो ऐसी एसेट क्लास होनी चाहिए कि जो कम रिस्की है, और वो होते हैं बॉन्ड्स या फिर फिक्स इनकम वाले। सो पूरी तरह से बॉन्ड यील्ड्स का घटना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि लोग इक्विटी से बॉन्ड यील्ड्स में जाना चाहते हैं, हाई रिस्क एसेट से कम रिस्क एसेट में जाना चाहते हैं। तो ये बॉन्ड यील्ड घटने का आपको एक असर पॉजिटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। डॉलर में मजबूती बढ़ी है, डॉलर की मजबूती आमतौर पर इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं रहती है। हम चाहते हैं कि डॉलर थोड़ा हल्का रहे, कमज़ोर रहे। तो ये सारे संकेत हैं दीप, जो आपके लिए परसों जो दोपहर 3:30 बजे जब हम बंद हुए, आज सुबह जब 8 बजे हमें इस वक्त, तो ये सारे संकेत बाजार के लिए नेगेटिव साइड पर आते हुए दिखे। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, और उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी अब फिर से थोड़ा रिकवरी आई थी, बट वापस अब 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे 16,500 के नीचे एसजीएक्स निफ्टी आया है। पर इन सब में सर एक दो ऐसी भी चीज़ें हैं जहां से बाजार थोड़ी सहूलियत ले सकता है, थोड़ा पॉजिटिव भी निकल कर आ रहे हैं, वो कैसे संकेत हैं सर? ओके, कुछ अच्छे संकेत भी आ रहे हैं, लेकिन उस अच्छे संकेत के बीच में अच्छे ट्वीट भी आ रहे थे। हमारे 2-4 दोस्तों ने, दर्शकों ने ट्वीट करके कहा कि ये जो डायलॉग मैंने बोला था वो सलमान खान का नहीं है, अक्षय कुमार का है, राउडी राठौड़ का। चलिए, इस सुधार के लिए धन्यवाद जिन्होंने भी बताया। लेकिन हाँ, भावनाओं पे जाइए, शब्दों पर मत जाइए या फैक्ट पे मत जाइए। कहने का मतलब ये है कि आप पुतिन साहब पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए, मुझे भी पता चल गया। अब इस उम्र में ना डायलॉग याद रह जाते हैं, एक्चुअल फिल्म और एक्टर कई बार ध्यान नहीं रहते। लेकिन जो फिल्म चल रही है इस वक्त दुनिया भर में रशिया और यूक्रेन के बीच में दीप, वो मतलब उसका क्लाइमैक्स कब और कैसे होगा ये अब अंदाजा लगाना धीमे धीमे मुश्किल होता दिख रहा है। लेकिन इसका क्लाइमैक्स दो ही तरीके से हो सकता है, या तो मतलब बातचीत करके या फिर लड़ भिड़ के। तो लड़ने भिड़ने की तैयारी तो हो चुकी है, अब किसी न किसी एक लेवल पर जाकर आप रुकेंगे। देखिए, आप हर रोज भी नहीं लड़ सकते, लंबा नहीं लड़ सकते हैं। लड़ने की भी एक लिमिट होती है। लड़ने की लिमिट कहाँ होगी? या तो दोनों ही देश लड़ते लड़ते थक जाए, या एक देश हार ले या हार मान जाए। करेक्ट। सो अब या तो ये सिचुएशन हो तो फिर यूक्रेन कहते हैं कि हो गया भाई, अब हमारे यहाँ कुछ ऐसा बचा नहीं जिसके लिए हम लड़ें। एक तो वो सिचुएशन आ सकती है। दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है कि वो हार मान लें, वो भी पता नहीं, लगता नहीं है अभी कि इतना जल्दी होगा। तो फिर बात बनेगी कैसे? और उसी में एक पॉजिटिव है, और आज का ये बड़ा पॉजिटिव है कि आज फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, और दीप सोमवार को इसके जो संकेत आए थे तब भी मैंने यही कहा था कि देखिए, बात कर रहे हैं, उम्मीद ही मत करिए कि पहले दौर की बातचीत में आपके लिए समझौता आ जाएगा। अगर समझौता इतना आसानी से ही आना होता तो फिर युद्ध ही क्यों होता? करेक्ट। और दूसरी चीज जो है, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जब बात करने आप बैठते हैं ना, तो पहले बात करने के पहले 10 कंडीशन लगाई जाती है। ये होगा तो करेंगे बात, वो होगा तो करेंगे बात। तो अभी बात करके मामला सुलझाए उससे पहले कम से कम आप इस बात पर आए कि आगे की बातचीत के लिए क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो एक दूसरे की आप मान लें या नहीं माने, और उसके बाद बातचीत करें। तो आई थिंक आज सेकंड राउंड की बात है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, मैं ये आज भी कोई पॉजिटिव नहीं सोच रहा कि आज भी कोई सोल्यूशन आएगा या बात ठीक हो जाएगी। देखिए, बातचीत के लिए सोल्यूशन आने के लिए सिर्फ है ना विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री के लेवल की बैठकों से नहीं होगा। रूस और यूक्रेन के प्रधानमंत्री कभी मिलेंगे, हो सकता है दुनिया भर के बाकी दादा लोग हैं, चीन आए, इधर से कोई फ्रांस आए, कोई अमेरिका आए, कोई ब्रिटेन आए, ये सब मिलकर बैठेंगे, तब जाकर उसका सॉल्यूशन आएगा। और वो सॉल्यूशन आने में काफ़ी वक्त है। लेकिन तब तक कम से कम एक पॉजिटिव बात यह कि दोनों देश ये करेंगे, हम बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं। नहीं तो यूक्रेन कह सकता है भाई हमें तो बर्बाद कर दिया, अब हमारे पास ऐसा बचा नहीं जिसके लिए हम बात करें, करनी ही नहीं है, जाइए जो आपको करना करें। या रशिया कह दे कि आप सब लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मुझे बात ही नहीं करनी है। तो कम से कम आपने बातचीत करने का जो एक वो ऑप्शन खुला रखा है, आई थिंक वो एक बड़ी चीज है और वो एक अच्छी खबर है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखें तो एक वो है। अब दूसरी पॉजिटिव थोड़ी हो सकती है, वो ये कि दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल देखते हुए और साथ ही साथ जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं वापस 170 के आसपास जो आए, हो सकता है अमेरिकी फेड अगली बार ब्याज दरें बढ़ाने का जो फैसला, क्योंकि अब तक ये लगभग निश्चित होकर हम मानकर चल रहे थे कि अमेरिका में ब्याज दरें आपकी बढ़ जाएंगी
इस महीने में, मार्च के महीने में, हाँ आज मार्च आ गया ना, हाँ मार्च के महीने में, इसी महीने में मार्च में बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हो सकता है एक बार थोड़े वक्त के लिए ब्याज दरों पर फैसला टलता हुआ दिखे, इससे आप हल्का सा पॉजिटिव मान सकते हैं। पावेल साहब भी आज रात को बात करने वाले हैं और इसके साथ ही ओपेक की बैठक भी है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए जहां पर आपको रखनी है ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बाजार में। पर सर, जो थोड़ा फिर से डर का माहौल है और इस समय हम थोड़ा उतार चढ़ाव भी देख रहे हैं, हमें क्या अप्रोच बनानी चाहिए? आज की स्ट्रैटेजी समझें उससे पहले एक ब्रॉडर व्यू और अप्रोच पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, अप्रोच में कोई बदलाव नहीं है, पिछले हफ्ते मेरे इस हफ्ते आप देखिए, परसों भी जब हम डे हाई पर बंद हो रहे थे तब भी मेरा यही कहना था कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है खरीदारी करके जाने का। 2 दिन बाद, 1 दिन की छुट्टी के बाद जब लौटेंगे पता नहीं क्या होगा, मतलब और नहीं कोई बिकवाली का भी बड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर आप देखिए ओवरनाइट आप बिकवाली करके जाएं तो 200 पॉइंट ऊपर नीचे खुलना कोई बहुत बड़ी बात इस बाजार में है नहीं। 200 पॉइंट तो मैं ये कहूँगा उल्टा वॉलेटिलिटी कम है। अगर आप 200 पॉइंट ही खुल रहे हैं, अगर 300-400 पॉइंट की रेंज में ही पूरा दिन निकाल रहे हैं, तो इससे बढ़िया हो नहीं सकता मार्केट इस तरह के माहौल में। सो मेरा ये मानना है दीप कि जो लोग ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत वही फॉर्मूला है कि कम से कम ट्रेड करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, क्विक फास्ट होना पड़ेगा आपको। ओवरनाइट पोजीशन तो रखनी ही नहीं है, मिनिमम रखनी है, आपको रखनी भी है तो सिंपल फॉर्मूला वही है दीप कि अगर आप 3 महीने 3 हफ्ते ये व्यू लेकर अगर आप पैसा लगाएंगे तो हो सकता है आपका पैसा 3 दिन में बन जाए, लेकिन आप 3 घंटे या 3 दिन में पैसा बनाने के लिहाज से पैसा लगाएंगे तो पैसा लगने के, नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो ट्रेडर्स के लिए बहुत क्लियर कट है, सावधानी रखें, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखें कि कितना नुकसान मेरी झेलने की ताकत है। अगर आपको ये पता चल गया कि मैं इतना नुकसान झेल सकता हूँ और उस हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो प्रॉफिट बनने के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन आप अगर पहले ही ट्रेड में ये सोच कर ट्रेड लें कि भाई मुझे तो पैसा ही बनेगा, प्रॉफिट ही होगा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, तो ये मान के चलिए बाजार ऐसा है जहां आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा ही होगा। ये मार्केट ऐसा है जिसमें तेजी मंदी दोनों ही तरह से पैसा ट्रेड करके पैसा बनाना मुश्किल काम है। दूसरा दीप, ये मार्केट ऐसा है कि अगर आप होल्ड करें तो भी पैसा लगता है। तो कभी कभी वो टफ मार्केट होता है जिसमें आपको आराम से बैठना, देखना, समझना और सीखना चाहिए, वो ये बाजार है। दूसरी बात इन्वेस्टर्स के लिए फॉर्मूला वही है, जब भी आपको 2% के आसपास की या इससे ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में दिखे तो आपको उस दिन की गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है। 16,200 16,250 की रेंज में जब पहुंचा था बाजार पिछले हफ्ते, तब उस दिन हमने कहा था आप 25% पैसा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वापस से उस रेंज के आसपास आता है तो सोचेंगे, या अगर 2-2.5% मार्केट अगर गिरते हैं किसी भी वजह से तब डालेंगे, नहीं तो जितना लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। 2 तरीके से ही पैसा लगाना है इन्वेस्टर्स को, या तो गिरते हुए बाजार में अनिश्चितता के माहौल में टुकड़ों टुकड़ों में, या फिर जब निश्चित हो जाए और फिर भले आपको 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर भी मिले तब डालिए। तो दोनों में से आपकी चॉइस है, आपकी रिस्क लेने की ताकत है। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत नहीं है तो गिरावट में धीरे धीरे आराम से डालें, और रिस्क लेने की ताकत है तो फिर अलग बात है, फिर आपको ऊपर में भी मिलेगा, लेकिन आपके लिए वो है कि अनिश्चितता निकल गई। तो अपनी मार्केट को प्रेडिक्ट करने के बजाय, मार्केट के डायरेक्शन पर फोकस करने के बजाय दीप, सिंपल चीज़ है, अपनी स्ट्रेटेजी पर, अपने टेम्परामेंट पर, अपनी माइंड सेट क्या है, अपने रिस्क लेने की ताकत क्या है, अपना डिसिप्लिन क्या है, उस पर फोकस करना आज भी ठीक रहेगा जी। सर, तो चलिए अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करें। ग्लोबल वॉलेटिलिटी से बचने का यही बेस्ट उपाय है।